अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। हुकूमत की जानिब से बजट 2021 पेश कर दिया गया है, जिसको पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से कतई तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। दोनों जमातों का यह कहना है कि यह बजट अवामी बजट नहीं है, अवाम दोस्त बजट नहीं है, बल्कि हुकूमत ने टैक्सेस भी इम्पोज किए हैं और भी बहुत सारी मुराद जो कि अवाम को दी जा सकती थी, वो कोरोना की पेंडेमिक के होते हुए वो जो मुराद हैं वो रेंडर नहीं की जा सकी है हुकूमत की जानिब से, तो ये ब्लेम किया जा रहा है हुकूमत को। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने आज एक एड्रेस किया, उनका कहना यह है कि आमदनी चूंकि बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए बजट की तश्कील में काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका यह भी कहना था कि उस तरह से रिलीफ शायद अवाम को नहीं दिया जा सका है। दूसरी तरफ हफीज शेख साहब का यह कहना है कि बहुत सारी मुराद टैक्स के हवाले से और दरामदी ड्यूटीज हों या रेगुलेटरी ड्यूटीज हों, उन पर आवाम को और कारोबारी तबके को देने की कोशिश की गई है। ये बुनियादी तौर पर 7136 अरब रुपए का बजट है, जिसमें 3.4 ट्रिलियन के करीब जो है वो बजट खसारा शो किया जा रहा है अभी तक, और हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि 4.9 ट्रिलियन रुपीस जो है वो टैक्स की मद में इकट्ठे किए जा सकेंगे और टोटल जो कलेक्शन हो सकेगी 6.5 ट्रिलियन रुपीस की इस साल के आखिर में की जा सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 68 साल के बाद हमारे बजट की जो ग्रोथ है या इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो मनफी में चली गई है, -4 कहा जा रहा है, लेकिन आलमी जो इदारे हैं वो कह रहे हैं कि ये जो ग्रोथ है ये शायद 2.65 से भी नीचे जा रही है। दूसरी तरफ कारोबारी हजरात का भी ये काफी सारा तहफ्फुज़ात सामने आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि इसको उस तरह से बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं कहा जा सकता है। थोड़ी बहुत टैक्स मवाद जरूर दी गई हैं, लेकिन उस तरह से कारोबारी हजरात या कारोबार जो है वो पनप नहीं सकेगा। उनका यह भी कहना है कि लाखों ताजर जो हैं वो पेंडेमिक की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं और उनको किसी किस्म की हुकूमत ने सहूलत नहीं दी है। अब बहस दो तरफ निकल रही है। एक तो पहले ये बात है कि हुकूमत चूंकि कह रही है कि कोरोना की वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंट्रैक्शन भी देखने में आई, GDP भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, जिसकी वजह से उस तरह से सहूलियात आवाम को मुहैया नहीं की जा सकी हैं। एक तो पेंडेमिक के होते हुए किस तरह से मिटिगेट किया जा सकता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो सके, और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि शायद इस जो मुराद दी गई हैं बजट में उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना आ सके, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये था कि ट्रिकल अप जो इफेक्ट था उसको हासिल किया जाता, कि अवाम को डायरेक्ट मुराद दी जाती और उसकी परचेजिंग पावर अगर बढ़ती तो उसका इफेक्ट जो था वो ऊपर अपवर्ड भी कन्वर्ट होता, बिजनेसमैन को भी फायदा होता, परचेजिंग पावर बढ़ती, इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बढ़ना था, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक सर्कल जो था वो बनता और उससे फायदा होता, इकोनॉमी एक नए सिरे से जो है वो रिवाइव करती। एक और बात भी की जा रही है कि अगर कोरोना इसी तरह से एक्सपैंड होता चला जाता है तो इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट होगी जिसको हुकूमत को बियर करना पड़ेगा और अवाम भी इसकी बहुत बड़ी सफरर हो सकती है, क्योंकि अगर ये कोरोना बढ़ेगा तो उसकी वजह से किसी किस्म की मुआशी या अदरवाइज कोई सरगर्मी नहीं हो सकेगी। तो एक मैंने कुछ अर्सा पहले साकिब शेरानी साहब का बड़ा खूबसूरत एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यह था कि अगर अर्ली लॉकडाउन कर लेंगे तो अर्ली रिवाइवल ट्रू इकोनॉमी हो सकेगा। यानी हमने 1918 में भी देखा था जब पेंडेमिक आया था तो हमने लॉकडाउन की वजह से जो है काफी ज्यादा बेहतर नताइज हासिल किए थे, और जितना लॉकडाउन जल्दी करेंगे उतना इकोनॉमिक रिवाइवल भी जल्दी हो सकेगा। साकिब शेरानी साहब भी आज के पैनलिस्ट में शामिल हैं, माहिर मईशत हैं, इनकी राय भी जानेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब मशीर पंजाब हुकूमत हैं, इसके अलावा माहिर मईशत हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार तनवीर अलियास साहब चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हैं, कुछ देर में वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। साकिब शेरानी साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। अब इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि लॉकडाउन कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर हम लॉकडाउन ना करने के हवाले से इसी तरह से सुस्ती का मुजाहरा करते रहे तो 3.3 ट्रिलियन रुपीस तो ऑलरेडी हम लॉस कर चुके हैं GDP में, तो हमें मजीद भी लॉस हो सकता है। तो इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है वो कितनी भारी हो सकती है? जी, असल में मेरा ख्याल है सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में हमें इस सिचुएशन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में देखें तो लॉकडाउन ना करने से इकोनॉमी को शायद कम नुकसान हो, और लॉकडाउन करने से शॉर्ट टर्म में कुछ महीनों के अरसे में या आइंदा जो माली साल है इसके अगर तनाजुर में देखें तो शायद लॉकडाउन से ज्यादा नुकसान हो,
शॉर्ट रन में, मगर हमने सिर्फ इकोनॉमिक लॉस या जीडीपी लॉस नहीं देखना है, हमने अवाम की सेहत, उनकी फलाह बहबूद का भी ख्याल रखना है। और अगर अमवात बहुत होती हैं तो जाहिर बात है वो भी हमारी कैलकुलेशंस में आनी चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि लाइव्स और लाइवलीहुड्स की डिबेट में हमें दोनों को साथ लेके जाना है, और लॉकडाउन ना करना अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज जैसे आपने कहा कि लॉन्गर रन में, शॉर्ट रन में तो लॉकडाउन के अपने नुकसान होंगे, मगर लॉन्गर रन में हम जो भी अग्रेसिव मेजर लेंगे इस वायरस को कंटेन करने के लिए, उसके मुस्बित ही असरात होंगे इकोनॉमी में और इकोनॉमिक रिवाइवल में। बिल्कुल सही है। डॉक्टर सलमान शाह साहब, ये फरमाइएगा कि जो बजट हुकूमत की जानिब से कल पेश किया गया है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स आपको क्या नजर आते हैं? इसको रिलीफ बजट कहा जा सकता है? देखिए, एक तो बात ये है कि इसको आपको एक बैलेंस बजट जरूर कहा जा सकता है, जिसमें कुछ पहलू हैं रिलीफ के और कुछ पहलू हैं अभी भी एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम जो IMF आपके ऊपर इम्पोज कर रहा है। तो एक तो आपको बड़े क्लियरली नजर आता है कि प्राइमरी डेफिसिट जो बजट में शो किया गया है वो -0.5% ऑफ GDP है। तो उसका मतलब तो ये है कि फिस्कल स्टिमुलस देने के लिए IMF तैयार नहीं है, आपको वो इजाजत नहीं दे रही कि आप फिस्कल स्टिमुलस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का दें। इसका मतलब ये है कि आपको अपने जो कोरोना से पहले के हालात थे उसके तहत जो IMF का प्रोग्राम बना था उसको आपने फॉलो भी करना है। थोड़ी बहुत उन्होंने छूट दी है कि वो डेट सर्विसिंग के ऊपर थोड़ा उन्होंने रिलीफ दी है, वो भी फॉरेन डेट सर्विसिंग के लिए, और उसके साथ $1.4 बिलियन का उन्होंने बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए कुछ पैसे भी दिए हैं। लेकिन जब तक आप प्राइमरी डेफिसिट को कंट्रोल करते रहेंगे तो आप फिस्कल स्टिमुलस नहीं दे सकते, एक्चुअली वो फिस्कल कंट्रैक्शन है। सो आई थिंक इसमें इस एनवायरनमेंट में आप ये बजट को अगर देखेंगे तो इसमें खासे बेनिफिट्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी हैं, पर्टिकुलरली सम सेगमेंट्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, और उनकी जो टैक्स रिलीफ भी है उनके लिए, वर्कर्स के लिए भी कुछ फाइनेंसिंग की प्रपोजल्स भी हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी इसमें खासा जिक्र है। लेकिन आई थिंक इसके साथ साथ आपको ये देखना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त इकोनॉमिक डिसलोकेशन हुई है उसमें जो बेरोजगारी हुई है वो वापस लाने के लिए हुकूमत को मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम करना पड़ेगा जो ज्यादातर बजट के बाहर होगा, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का मॉडल हो सकता है, वो जॉइंट वेंचर्स का मॉडल हो सकता है। बिल्कुल सही। उसमें आपकी जो पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वो भी कुछ उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकती हैं। और जैसे आपने देखा कि आज प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर में लाहौर रिंग रोड का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी अटेंड की है, जिसमें तकरीबन 14.5 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट लाहौर रिंग रोड का। लेकिन ये 14.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट तो बड़ा स्मॉल प्रोजेक्ट है। मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब आपकी इजाजत से दोबारा आता हूँ आपके पास, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो एक बिगनिंग है, वो एक बिगनिंग है, वो तो अभी जो बजटरी साल तो शुरू भी नहीं हुआ और उसके जून में ही ये प्रोजेक्ट आ गया है।
تو یہ آپ کو اس قسم کے کئی سینکڑوں اور پروجیکٹس آپ کو کرنے پڑیں گے، بالکل صحیح، اور یہ بجٹ کے باہر ہی ہوں گے۔ بالکل صحیح، بجٹ جو ہے وہ آپ کا ابھی بھی IMF پروگرام کے تحت ہی بنے گا، یہ ایک بالکل صحیح۔ ریئلٹی میں جو ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، جس میرے کو ساتھ ہمیں سردار ایکسپٹ تنویر کرنا صاحب ہیں، ہوگا۔ چیئرمین سرمایہ کاری بورڈ ہیں۔ سردار تنویر صاحب، آپ میرے ساتھ ہیں، سن سکتے ہیں مجھے سر؟ جی بالکل، مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے سردار تنویر صاحب کو شاید آواز نہیں جا رہی۔ اچھا ثاقب شیرانی صاحب، جیسے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سرمایہ کاری کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے کہ حکومت نے دعویٰ کل کیا ہے کہ ہم نے $2.5 بلین تک سرمایہ کاری کو بڑھایا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ وہ صرف ہاٹ منی کے ہیڈ میں وہ اماؤنٹ ساری آئی ہے، وہ ساری سرمایہ کاری آئی ہے، ٹی بلز کے اگینسٹ آئی ہے، جس کو اس طرح سے سرمایہ کاری کہا نہیں جا سکتا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کوئی FDI اٹریکٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ؟ دیکھیے، ان حالات میں انویسٹمنٹ تو جلد واپس نہیں آئے گی، کیونکہ سارا انحصار جو ہے، پہلے تو ہماری سپلائی چین پوری دنیا بھر کی اور ہماری جو اکنامک پروڈکٹیو کیپیسٹی کی ڈسلوکیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب آبویسلی ایک ڈیمانڈ شاک ہے۔ تو جب تک کنزیومرز واپس نہیں آتے ہیں اور حالات سازگار نہیں ہوتے ہیں کہ کنزیومرز واپس آ کے ریسٹورینٹس میں اور ہوٹلز میں اور دکانوں میں خرچہ کریں، تو اس وقت تک تو میرا خیال ہے سازگار حالات نہیں ہوں گے انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ دوسرا، میں صرف ایک آئی تھنک ایک پوائنٹ امپورٹنٹ ہے جو ایک نوانس پوائنٹ ہے۔ آئی تھنک بہت سارے ہمارے جو کمنٹیٹرز ہیں اور ہمارے جو محترم وہ ہیں اکانومسٹ وغیرہ، وہ فسکل اسٹیمولس کی بات کر رہے ہیں۔ جی، میرا خیال ہے ہمیں وی نیڈ ٹو بی کلیئر، بیکاز ہماری جو پرائیورٹی بجٹ میں ہونی چاہیے یا اوور آل اکنامک پالیسی میں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، اسٹیمولس میرا خیال ہے ایک سیکنڈ فیز ہے۔ پہلا فیز سروائیول آف بزنسز ہے۔ ابھی ہمارے بزنسز کی سروائیول اور ان سے جو منسلک کروڑوں جابس ہیں وہ ایٹ اسٹیک ہے۔ میرا خیال ہے یہ منسٹری آف فائنانس کو شاید بڑی کلیئر طریقے سے شاید اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ لیکن ثاقب شیرانی صاحب، یہ بہت ساری ٹیکس برآمد دی گئی ہیں، میں تو دیکھ کر حیران ہوں کہ کاروباری طبقے کو کافی زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، بڑا پیمپر کیا گیا ہے، وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی ہمیں نہیں نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، کارٹلائزیشن بہت بڑھ گئی ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں، تو ایسے میں تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ایکسپیکٹ کیا۔ ہاں، وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر میں امارات کی بات کروں تو 2 بنیادی طور پہ آپ اگر اس کو دیکھیں، ایک تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے جیسے بالکل درست کہا کہ اگر آپ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے اس کو یا بالکل ہی وائپ آؤٹ کر کے آپ سمجھیں کہ بیلنس طریقے سے بجٹ آپ نے رکھنا پڑا آپ کو IMF کی شرائط کی وجہ سے، تو کلیئرلی اس میں شو ہو رہا ہے کہ آپ نے یو ہیونٹ گون فار انف۔ دوسرا، اگر آپ نے 25% کا اضافہ رکھا ہے ٹیکس کلیکشن میں، اور وہ انکم ٹیکس کی مد میں بھی بہت بڑا ایک انکریز آپ دکھا رہے ہیں کہ کلیکشن ہوگی آپ کی، تو کلیئرلی آپ نے جو مراد ہیں وہ میرا خیال ہے 30-40 ارب سے زیادہ شاید ٹوٹل نہ کریں، مگر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سو آئی تھنک یہ وی نیڈ ٹو کیپ دس ان مائنڈ کہ اور انفراسٹرکچر اسپینڈنگ وغیرہ بہت امپورٹنٹ ہوگی، بٹ دیٹ ول ٹیک ٹائم بفور اس کا افیکٹ آنا شروع ہوگا۔ اس سے پہلے ہمیں بزنسز کی سروائیول کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ سردار تنویر صاحب، یہ فرمائیے، جیسے سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے جو پریویس ایئر تھا اس میں دیکھا کہ سارا جتنی بھی FDI آئے ہے وہ ہاٹ منی یا ٹی بلز کی مد میں آئی ہے، تو کس طرح کی پالیسیز آپ ابھی تشکیل دے رہے ہیں کہ پنجاب اور اوور آل پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کی جا سکے؟ السلام علیکم شاہد صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو FDI کے حوالے سے جو آپ کے پاس 2 طرح کی سورسز ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہیں جو آپ کا بڑا میجر ایسٹ ہے، وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے 9-10 ہمارے پاس اسپیشل اکنامک زون موجود ہیں، تو جس میں ہماری جو مارکیٹنگ ڈرائیو ہوگی کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ آئیں اور اس سے بینیفٹ اٹھائیں، اور یقیناً ان لوگوں کا جو ہے مین فوکس بھی ہمیشہ اپنا ملک اور اپنا صوبہ ہی رہتا ہے، اور تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ایزی ہے کہ اس دور میں اگر وہ آ کے کام کرنا چاہیں گے تو FDI جو اسپیشلی آپ کے یورپ، امریکن
मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट के मुल्कों के अंदर जो ओवरसीज एक बहुत बड़ा एहसास है आपका, वो लोग आएंगे और इससे इंशाल्लाह बेनिफिट लेंगे। सेकंड, शायद कुछ टाइम के लिए जो आपके पास दूसरी बाहर की कंपनियां आती थी जो यहाँ पे पोटेंशियल मौजूद थे, तो हम ये समझते हैं कि वो भी फैक्टर रहेगा, लेकिन शायद कुछ टाइम के लिए जिस तरह ग्लोबली सारी दुनिया में इकॉनमी अफेक्ट हो चुकी है, तो शायद वो लोग तो ज्यादा दिलचस्पी ना लें, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन मौजूद है। और ये आपके पास बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानीज हैं कि जिनके पास सरमाए की कोई कमी नहीं है, जिनके ऊपर दुनिया के बैंकों का एतमाद भी बहुत ज्यादा होता है और बैंक फाइनेंसिंग भी उनको मिल जाती है। वो लोग आ सकेंगे यहाँ पे। लाइफ स्टॉक के अंदर, डेयरी के अंदर, बहुत सारे एग्री के अंदर ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिसमें इजीली ला के आपकी यहाँ पे सरमायाकारी हो सकती है। तो हम ये समझते हैं कि इसके साथ जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए इस वक्त बड़ा, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई कंपटीशन का उनके लिए माहौल नहीं होगा। तो जो हमारा लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी एक्सपेंशन जरूर इस बेनिफिट से, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसके लिए अपने बेनिफिट में इसको कन्वर्ट करेगा, वो इसके अंदर आगे बढ़ेगा और वो ज्यादा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाएगा, सरमायाकारी करेगा। ओवरऑल भी अगर आप देखें तो पिछले सालों में भी आपकी जो लोकल सरदार तनवीर साहब शॉर्ट से कमेंट कीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना है। ये फरमाइए, जैसे आप कह रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आपके पास काफी सारी स्पेस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोकल ताजिर हैं वो कंप्लेंट करते नजर आते हैं कि छोटा जो ताजिर है उसको उस तरह से मुराद इस बजट में नहीं दी गई है। बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो किसी ना किसी तरह से एकोमोडेट हुआ है, वो पैम्पर हुआ है। देखिए, हम ये गुजारिश कर रहे थे, आपने देखा बजट से पहले भी मैंने कई प्रोग्रामों में ये गुजारिश की थी कि कोई नया टैक्स इंपोज होने नहीं जा रहा और ना हम इस वक्त पोजीशन में, अगरचे हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम टैक्स नेट को इंक्रीज करें, लेकिन जो हालात, इजाजत है, मैं ब्रेक लेके यहीं से शुरू करवाऊंगा, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार तनवीर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी कि ताजर काफी ज्यादा शिकवा किना है। हालांकि हम अगर अदरवाइज देखें तो ये काफी ज्यादा पैम्पर किया गया है इस बजट में ताजरों को, लेकिन फिर भी शिकायत आ रही है कि उस तरह से बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं है। शायद साहब आप ये देखिए कि जिसको हम गुजारिश ये कर रहे हैं कि आपके इस रीजन के अंदर इस वबा के आने के बाद जितना आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लोगों के लिए किया है, जो सब्सिडीज दी हैं, जो लोगों के रिलीफ पैकेज लिए, आप किसी अपने इस रीजन के अंदर जो हमारी हम पल्ला या हमसे बहुत बेहतर उनकी इकॉनमी है वो नहीं कर सके ऐसा कोई पैकेज। वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, उनके वसाइल बहुत ज्यादा हैं, वो शायद करते भी होंगे, किया भी है उन्होंने, लेकिन हमारी जैसी माशियतों के अंदर ऐसे पैकेज कहीं नहीं आए। उसके बावजूद हम ये कह रहे थे कि हमारी टाइट पोजीशन के बावजूद गवर्नमेंट, हम चूंकि इंटरनेशनल इदारों के पैकेज लेके चल रहे हैं, हमारे रेवेन्यूज आपको पता है, जो रेवेन्यू हमारा बुरी तरह इफेक्ट हुआ है आईएमएफ के प्रेशर के बावजूद। ये सारी, चूंकि आप आईएमएफ से निकल नहीं सकते, आप उनसे पैसे लेके आप अपना निजाम चला रहे हैं। ये बड़ी फ्रैंक, हमने फेडरेशन के साथ हमारी मीटिंग हुई, हमने बड़ा फ्रेंकली उनके साथ डिस्कस किया, हम जो चैम्बर्स थे उनके साथ हमने बैठे, हमने कहा जी सारे के बावजूद हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट जो आपके लिए करने जा रही है किसी किस्म की नई टैक्स इम्पोजिशन नहीं होंगी। और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि बड़ा बिजनेस फ्रेंडली बजट लेके आए हैं, और जो तनकीद करना चाह रहे थे उनको भी कोई ऐसी चीज मिल नहीं सकी जिसको वो तनकीद करते। वो ये कह रहे हैं कि जी हम 3 महीने बाद देखेंगे या 4 महीने बाद देखेंगे। वो ये इंडिकेट करके लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि शायद कोई दूसरा बजट आएगा, कोई मिनी बजट आएगा। मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हालात की जरूरत थी, हमने अपने ट्रेडर्स को, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को, हमने उनका मोरल हाई रखना था, उनको हमने इनकरेज करना था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। अभी हमारी उनसे ये एक्सपेक्टेशन ये है कि जो इस वबा के असर कम होते हैं ये लोग बाहर निकले और अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, चूंकि बिजनेस इन्होंने करना है, एम्प्लॉयमेंट इन्होंने जनरेट करनी है, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जो है वो कारोबार जो है वो प्राइवेट सेक्टर। मैं एक कमेंट करके आगे बढ़ूंगा। देखिए 800 अरब रुपए रखे गए हैं कि जो लोन्स दिए जाएंगे, लेकिन शरह सूद अभी भी कम नहीं की जा सकी है, वो अभी भी 8% पे है। आप अमेरिका को देख लीजिए, दूसरे ममालिक को देख लीजिए, अमेरिका ने तो 0, मतलब वो बगैर इंटरेस्ट रेट के वो दे रहे हैं, कर्जे दे रहे हैं। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, इशफाक तोला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इशफाक तोला साहब, बिजनेसमैन को अभी भी शिकायत हैं। देखिए टैरिफ लाइंस उन्होंने बिल्कुल गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज कर दी हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज नहीं है, एक्साइज ड्यूटीज को वेव ऑफ कर दिया है। उसके बावजूद जो है
درآمدی آئٹمز پر بھی کافی زیادہ ویورز دیے گئے ہیں، لیکن بزنس مین پھر بھی شکایت کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سن رہا تھا اچھی ڈبیٹ ہو رہی ہے. سردار صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے گورنمنٹ کا دفاع کر رہے ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ دیکھیں بات تو یہ ہے نہیں. دیکھیں جیسے کنسٹرکشن پہ آپ نے ایک اچھا پیکج دیا تو لوگوں نے آپ کو بڑا سراہا، اور آج معیشت کا بھی یہی حال ہے جو ہماری حکومت سمجھ رہی تھی کنسٹرکشن کا حال ہے، اور جس کی وجہ سے وہ 72 انڈسٹریز کو ریوائیو کرنے کی بات کر رہی تھی. اس انڈسٹری میں اس بجٹ کے اندر میں میرا خیال ہے کوئی 17-18 سال سے بجٹ ایکسرسائز کا حصہ رہا ہوں. اس سال بھی تھوڑا بہت میں نے حصہ لیا، پارٹیسپیٹ کیا ہم نے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ مراد جو اس قسم کی اکانومی کو دی جانی چاہیے، سردار صاحب کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ پورے ریجن نے ٹھیک ٹھاک قسم کے مراعاتیں دی ہیں اپنے شہریوں کو. اور کہیں بھی دنیا میں، پوری دنیا میں، سردار صاحب مجھے ایک مثال دے دیں، ایک مثال کہ کہیں جب آپ کی ٹریجیکٹری اوپر جا رہی ہو اور آپ لاک ڈاؤن کھول دیں، آپ نے یہ کہا کہ جی ہمارے بزنس یا دیہڑی دار طبقہ یا چھابڑی والے یا پتہ نہیں کون کون سے نئے نئے نام ہم نے سن لیے تھے، ان کو بھوک سے مرنے سے بچانے کے لیے ہم یہ لاک ڈاؤن کھول دیں. آپ اپنے نمائندوں کو پوچھ لیجئے کہ کتنے آخری عشرے میں رمضان کے جو شاپنگ ہوئی ہے. یہ سردار صاحب کا تو سینٹورس مال بھی ہے ماشاءاللہ، ان کے مال تو پتہ نہیں شاید کھلا تھا نہیں کھلا تھا، مگر ہم کراچی میں حالت دیکھتے تھے ہمیں رحم آتا تھا کہ جس طریقے سے لو انکم گروپ میں لوگوں نے شاپنگ کی ہے، جو جس کو ہم سمجھ رہے تھے بھوک سے مریں گے، انہوں نے 10 ارب کی شاپنگ کر لی. تو وہ اگر آپ 10 دن نہ کھولتے آخری، اور یہ پھر ریٹرک دینا کہ جی سپریم کورٹ نے ہمیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی اکنامک کاسٹ ہے جو ہمیں پے کرنی پڑ رہی ہے؟ سر میں نے تو ورکنگ کر کے، میرا تو آرٹیکل چھپا ہوا 678 روپے گورنمنٹ کے فگر سے. میں نے اپنا کوئی سروے نہیں نکالا. یہ 2016 کا ایک سروے، اکنامک انٹیگریٹڈ سروے ہے ہاؤس ہولڈ کا، جس میں 24,238 ہاؤس ہولڈ کے اوپر سروے کیا 5 انکم گروپ کو لے کے، لو انکم سے لے کے ہائی انکم گروپ تک. اور پھر آپ کا سینسس ہے جس میں 32.21 ملین ہاؤسز کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. اس کو پورا ایکسٹراپولیٹ کر کے پوری ڈیٹیل ہم نے لکھ کے دی تھی. اور آپ شاید سردار صاحب ماشاءاللہ بزنس مین اچھے ہیں، مگر جب آپ دیکھیں گے نا تو 1400 اور 21 ارب روپے کے نوٹ آپ نے چھاپے ہیں اس سال 10-11 مہینوں میں. پاکستان کی تاریخ میں اتنے زیادہ نوٹ کبھی نہیں چھپے. اور اگر میں اس سال کی اور پچھلے سال کی ملا کے ایوریج نوٹ پرنٹنگ دیکھوں تو 89 بلین روپیز پر منتھ بنتی ہے. تو آپ جب اتنے نوٹ چھاپ سکتے تھے تو 200-300 ارب اور نوٹ چھاپ کے آپ لاک ڈاؤن کرتے، آپ اس کو کنٹرول میں لیتے، اور پھر اس کے بعد آپ بزنس اوپن کرتے. بالکل صحیح ہے ارشاد سونا صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو فسکل سٹیمولس ریجن میں دیا گیا ہے، جیسے انڈیا نے 10% آف جی ڈی پی دیا ہے، اسی طرح امریکہ نے آلموسٹ 30% دیا ہے، جرمنی اور یورپ کے ممالک نے بھی تقریباً 30%، جاپان نے بھی اسی طرح 30% کے قریب فسکل سٹیمولس دیا ہے اپنی اکانومیز کو ریوائیو کرنے کے لیے. میں دوبارہ آتا ہوں، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، اصلاحاتی ایجنڈا آپ کو بجٹ میں کچھ نظر آیا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے، پھر 43 جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی نیجکاری کی بھی بات کی گئی ہے، 14 انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جن کو پروونسز کو ٹرانسفر کیا جائے گا، اور اسی طرح سے 8 ایسے ہیں انسٹیٹیوشن جن کو ڈیزالو کیا جا سکے گا. تو پہلے ہم نے ماضی میں اس طرح کی کوئی ٹرانزیکشن ایسا دیکھی نہیں جو کمپلیٹ ہو سکی ہو. تو آپ سمجھتے ہیں کوئی اصلاحاتی ایجنڈا بڑا ویگورس تھا، بڑا فوکس تھا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے بہت سے کام ہمیں اب کرنے پڑیں گے. نمبر 1، پہلی بات تو میں نے آپ سے پہلے بھی کی جو ہے وہ کہ ہمیں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام کرنا پڑے گا، جو امیڈیٹلی آپ کو ہر ڈسٹرکٹ میں شروع کرنا پڑے گا، اور وہ بجٹ کے باہر ہی ہوگا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے ساتھ ہوگا. اور پنجاب میں ہم نے تقریباً اگلے 3 سال کے لیے 2000 ارب کے پروجیکٹ پائپ لائن کھڑی کی ہے، اور اس کو بتدریج آگے چل کے ہم امپلیمنٹ کرتے چلے جائیں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ملک کی جو اکانومی ہے جس میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک بہت امپورٹنٹ ہے اور جس میں مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ان دو ایریاز میں آپ کی پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے. یعنی کہ جتنے ریسورسز ہم ایگریکلچر میں ڈالتے ہیں، زمین ہے، پانی ہے، لوگ ہیں، اتنی آؤٹ پٹ ہم نہیں لیتے جو باقی دنیا لے سکتی ہے. بالکل اور صحیح. اس لیے ہم نے پنجاب میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کی جو ریفارمز ہیں، انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں، ہر قسم کی ہمارے پاس انسٹیٹیوشن ہے، لیکن اس کی پرفارمنس جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. اب اس کو ہم ریفارم کر رہے ہیں، ان کو پروڈکٹیو کر رہے ہیں، ان کو گول اورینٹڈ، پرفارمنس اورینٹڈ کریں گے تاکہ پنجاب کی جو ایگریکلچر ہے اس میں فارمر کی سپورٹ ہو سکے، اچھے قسم کا بیج مل سکے، ایکسٹینشن کا کام اچھا ہو، یونیورسٹیز میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ فارمر تک پہنچنی چاہیے، اور فارمر کو منڈیوں تک پہنچانے کے لیے منڈیوں کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. بالکل تو صحیح. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اکنامک گروتھ اور اکنامک پراسپیرٹی تو ایگریکلچر سے ہی یہ لون آ جاتی ہے. اور یہی کام اگر ہم نے مینوفیکچرنگ میں بھی جو کرنا ہے وہ بھی لیکن انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر ایک سے زیادہ مرتبہ مشکل پھر کام کہیں ہے، نہ کہیں لیکن ہمیں وہاں بھی لیپس آپ ہوا ہے پالیسی میکنگ میں کہ دیکھیے 20% آلموسٹ شیئر ہے جی ڈی پی میں ہمارا جو زرعی اجناس ہے یا ادروائز زرعی سیکٹر ہے، لیکن اس کے اگینسٹ اگر ہم ٹیکسز دیکھیں تو وہ تو 2% کے قریب بھی نہیں بنتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا فوکس جو ہے وہ امپلائمنٹ پہ ہے اور وہ اکنامک ریوائول پہ ہے. اور ایگریکلچر جو ہے اگر آپ دیکھیں پورے ملک میں جو ایگریکلچر کی آؤٹ پٹ ہے وہ تقریباً $60 ارب کے قریب ہے. ایگریکلچر جی ڈی پی جتنے ریسورسز اس میں جا رہے ہیں اس کے مطابق اس کو 300 ارب ہونا چاہیے. سو 300 ارب ڈالر اور $60 ارب میں بہت فرق ہے. اگر آپ یہ True. 60 ارب ڈالر کو ریفارم کے ذریعے ٹھیک کر لیں تو کسی بھی ٹیکس کلیکشن اس سے بہتر ہوگی کہ اگر ایگریکلچر آپ کی آؤٹ پٹ صحیح ہوگی تو پھر آپ فارمر کو ٹیکس بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک غریب فارمر جو اس کو سبسسٹنس لیول پہ وہ چل رہا ہے اور اس کی پروڈکٹیوٹی بھی نہیں ہے، ییلڈز بھی نہیں ہے، تو اس کو ٹیکس کریں گے تو وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. سو آئی تھنک دی ایشو از ریئلی کہ ہم ان کی پروڈکٹیوٹی اور ییلڈ کو بڑھائیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے شہر جو ہیں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ان کے بڑے گنجان علاقے ہیں جہاں پہ بازار ہیں، بازاروں میں کھچا کھچ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈیزیز کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے. تو ان کا انفراسٹرکچر جو ہے شہروں کا یہ کو ریجوونیٹ کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. سو آئی تھنک کہ جتنے بھی پنجاب کے شہر ہم پروگرامز کر رہے ہیں، لیکن ٹوٹل شہر جو ہیں پنجاب میں 192 ہیں، چھوٹے بڑے سب کو ملا لیں تو اس میں جو لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ بھی آیا ہے اور لوکل گورنمنٹ کے جو ریفارمز ہیں اس کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ٹوٹل ریجنریشن ہو یہ شہروں کی، اور ان میں جو ہے اس قسم کے پروجیکٹس لے کے آئیں جس سے امپلائمنٹ وہاں پہ آئے اور امپلائمنٹ جنریشن بھی ہو اور ہیلتھ کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا جتنا بھی کاروباری سسٹم ہے وہ پروفٹ میکسیمائزنگ کی طرف زیادہ اورینٹڈ ہے، اس کو آپ ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بہتر ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پروفٹ میکسیمائزیشن جہاں پر بھی ہوگی وہاں پر آپ سبسڈیز بھی جو ہیں وہ بھی بلیڈ ہوں گی، جو اسٹیٹ ریسورسز ہوں گے وہ بھی بلیڈ ہوتے چلے جائیں گے، اور ایز سچ کوئی بہتر اکنامک ملٹی پلائر ہمارے سامنے آ نہیں سکے گا، کوئی ویلفیئر کا کام بھی نظر نہیں آ سکے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہر سیکٹر کا ایک سرٹن ریٹ آف ریٹرن ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور وہ ریٹ آف ریٹرن ڈٹرمن ہوتا ہے کہ اس سیکٹر میں کمپٹیشن کتنا ہے. اگر تو وہاں اجارہ داری ہوگی، اگر وہاں پہ منوپلی ہوگی تو وہ پھر ایکسیسو پروفٹس ہوں گے. جس طرح سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینی میں اور بجلی میں اور آٹے میں یہ کیونکہ یہاں کارٹلز بنے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایکسٹورشن ہوتی ہے. مارکیٹ کو جب
तक आप competitive नहीं बनाएंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, तो उस वक्त तक ये एक्सटॉर्शन हो सकती है। ये कैसे तो competitive सबसे बनेंगे, इम्पोर्टेंट यही चीज बात है तो कि मैं कर रहा मार्केट्स हूं। जो है बेशुमार होनी चाहिए। जी, ये बन सकती है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप देखें कि लाहौर जैसा जो शहर है, इसमें अगर एग्रीकल्चर या फूड मार्केट्स हैं, इससे 10 गुना ज्यादा हो सकती हैं, ताकि जहाँ पे भी मार्केट में अच्छी प्राइस मिलती है कंज्यूमर उधर जाए, यहाँ पे फार्मर को अच्छी प्राइस मिलती है, वो फार्मर सही उधर है। जाए। डॉक्टर साहब, मुझे एक तो छोटी सी ब्रेक competition लेनी जो है है और ब्रेक के बाद डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। इस दफा भी 11.8% टोटल जीडीपी का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा हो सका है, और वो भी बहुत मुश्किल से। तो हम रीजन में सबसे कम टैक्स देने वाली कौम है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार तनवीर साहब, आपकी हुकूमत पे सबसे ज्यादा तनकीद इस वजह से भी होती है कि आपने रुपये की वैल्यू को डीवैल्यू कर दिया, आपने दरामदाद बिल्कुल बंद कर दी, और इससे भी बढ़कर आपने ये किया कि शरह सूद को बढ़ा दिया। यानी एक फ्लॉड ग्रैंड इकोनॉमिक जो स्ट्रैटेजी थी वो आपने अडॉप्ट की, जिसकी वजह से मईशत बिल्कुल बैठ गई। 5.8 की जीडीपी ग्रोथ थी, वो 1.9 पर आके खड़ी हो गई। तो आपके पास जो एरिस्टोटल असद उमर साहब थे, उनको कोई समझ नहीं आ सकी कि किस तरह से करेक्शन करनी है, किस तरह से बेहतर करना है इकोनॉमी को। देखिए शायद साहब, ऐसे है कि जो इस वक्त के हालात हैं, मैं सबसे पहले इशफाक तौला साहब पता नहीं प्रोग्राम में हैं या चले गए, हमारे बड़े भाई हैं, टैक्स के ऊपर स्पेशली माशाल्लाह साल से फेडरेशन की तरफ से वो पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा बड़ी अच्छी तजावीज़ देते हैं। मैं ये गुजारिश करूं कि वो जो कह रहे थे उसमें हमारी तमाम अपने भाइयों से, जिस तरह इशफाक तौला साहब हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए हमारी इस वक्त के जो हालात थे, इस वबा के बाद इंडिया के आप फॉरेन रिजर्व देखेंगे और आप अपने देखेंगे तो शायद उसमें हमारा, मैं समझता हूं कि हम कहीं स्टैंड नहीं करते। तो हमारे जो अपने हालात थे, जो हम स्पेशली बाहर के इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारों के जो हम पैकेज लेके चल रहे हैं, चूंकि हमारी वो रेवेन्यू कलेक्शन वो नहीं होती, कुछ माजी में हमने बहुत बेजा अननेसेसरी कर्जे लिए और उन कर्जों के जो हमने इखराजात किए, और फिर आज आपकी जो कलेक्शन होती हैं वो उनकी पे बैक में जा रही होती है। तो मैं जो आपका जो है नहीं, वो मैं आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। देखिए, हमारा जो 2.7 ट्रिलियन रुपीस है डेट सर्विसिंग में, वो डोमेस्टिक डेट पे जाते हैं। हमारा बड़ा स्मॉल पोर्शन है जो हमारा एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग में जाता है। ये बात याद रखने की, ये 2.9 ट्रिलियन रुपीस हम देते हैं डेट सर्विसिंग में। उसकी डोमेस्टिक बोरोइंग के पीछे ये जो मार्कअप का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया, हम ये समझते हैं कि देखिए मार्कअप सिंगल डिजिट में आ गया मार्कअप। फर्दर भी पहले भी शायद आपने सवाल किया था, वो पोर्शन रह गया था। देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे पर्सनल इंटरेस्ट लिया है, कोशिश ये है कि ये 6 के करीब आ जाए। अगरचे हमारी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटीज की एसोसिएशन हैं, फेडरेशन है, उनका मुतालबा शायद उससे लेस है, लेकिन 6 के करीब गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि कमिंग डेज में इसको 6 के करीब लाया जाए, ताकि फर्दर लोगों के लिए, स्पेशली इंडस्ट्री के लिए, जो लोग फाइनेंसिंग कराना चाह रहे हैं, जो बोरोइंग चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के लिए उनको ये रिक्वायरमेंट है, और हमारी कोशिश ये भी होगी कि इसको हम फैसिलिटेट कर सके। देखिए जो इस वक्त शरह नमू जो आपकी इफेक्ट हुई है, ये चूंकि ग्लोबली है और हम उससे बाहर नहीं निकल सकते थे, और हम जब वेब ट्रैक के ऊपर आ रहे थे, आपके इंटरनेशनल जितने भी इदारे आपको मॉनिटर करते हैं, वो सारे ये इंडिकेट कर रहे थे कि आप राइट ट्रैक के ऊपर हैं, आपकी इकोनॉमी बेहतर रास्ते के ऊपर जा रही है। अनफॉर्चुनेटली इस वबा ने इस लपेट में ले लिया है, लेकिन हम ये समझते हैं, आप ये देखिए कि लॉकडाउन के हवाले से भी बड़ी डिबेट है। आप अपने हालात, तनवीर साहब, इकोनॉमी कहाँ अच्छी जा रही थी? आप देखें 5.8 से आपका जो डाउनवर्ड आप आए हैं 1.9 पे आए हैं। 1.9 कुछ भी नहीं है इकोनॉमी। आप देखें, आपको 5.8 पे देकर गए थे। आपकी एक गलत कॉन्ट्रैक्शन की पॉलिसी की वजह से ये सारे नुकसान हुए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए।
डेफिसिट था, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट था, उसको कैसे मैनेज किया गया। जब तक आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज नहीं करेंगे, आप इन हालात में नहीं आ सकते थे। अनफॉर्चुनेटली जो चीज आपको इनहेरिट हुई थी, सरदार वो तनवीर करंट साहब, डेवलपिंग इकोनॉमीज में करंट जो डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, वो एक प्लस पॉइंट होता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये होता है, इवन अमेरिका का भी समटाइम्स हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट में वो भी चले जाते हैं। लेकिन उनका ट्रेड डेफिसिट आज भी $400 का है चाइना के साथ, जहाँ पे आपका पे बैक और इंस्टॉलमेंट्स के बर्डन होते हैं। देखिए, आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो आपके टारगेट दाव पूरे नहीं होते, और जो होता है वो पे बैक और इन चीजों में चला जाता है। जब पैसा आपका ज्यादा इसमें जाता है तो आपके पास जो कमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो अपकमिंग आपने स्कीमें देनी होती है लोगों के लिए, वेलफेयर के कोई प्रोजेक्ट लेके आने, तो वो आपके पास गुंजाइश आपकी किटी में नहीं रहती। इस बजट के हवाले से भी आप ये देखिए कि हम ये पहले से, मैंने अपने रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज कही थी कि हम प्रोग्राम जो है हमने शुरू किए हुए हैं, जो प्रोजेक्ट लोगों के हवाले से हैं, जिनके किक ऑफ हो चुके हैं, मोबिलाइजेशन एडवांस हो चुकी है, हम उनको फ्रीज नहीं करने चाह रहे। इसके ऊपर मार्केट में वावेला किया गया कि प्रोजेक्ट रुकने जा रहे हैं। हमने कहा जी जिनकी मोबिलाइजेशन एडवांस हुई है वो प्रोजेक्ट चलते रहेंगे, लेकिन नए प्रोजेक्ट नहीं शुरू होंगे। तो आप ये देखिए कि इसी हवाले से ये हुआ है कि नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो हमने चीज रखी है वो 27% के करीब है, जबकि 73% के करीब वो पैसा रखा गया है कि जो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग थे, ताकि वो रुके ना। अदरवाइज गवर्नमेंट को बड़ी पेनल्टीज देनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज होती हैं जिसको आपने ऑन करना होता है। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि बजट के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में इससे बेटर मैं समझता हूँ कि बजट नहीं दिया जा सकता था। किसी किस्म की कोई टैक्सेशन नहीं की गई है। अगरचे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने टैक्स नेट को बढ़ाना है, लेकिन ग्रेजुअली उसकी तरफ जाया जाएगा। लेकिन शायद आप उसी तरफ दोबारा जा रहे हैं जो पॉलिसी आपने क्विट की थी कि अब देखें, आप जो टैरिफ लाइंस जो एक्सटेंड कर रहे हैं उस पर जो वेवर्स दे रहे हैं, या जो इंपोर्ट पे वेवर्स दिए जा रहे हैं, रेगुलेटरी ड्यूटीज हैं, एक्साइज ड्यूटीज हैं, या अदरवाइज दिए जा, तो अब आप इंपोर्ट बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। यही आपको जो पहली बात समझ आ जानी चाहिए थी पिछले ईयर भी, कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो एक किसी भी मुल्क का जो डेवलपिंग कंट्री होता है उसका प्लस पॉइंट होता है। इंपोर्ट होगी, इंपोर्ट की वजह से 600-700 अरब रुपए का टैक्स भी कम इकट्ठा हुआ। देखिए कि जीडीपी भी गवर्नमेंट की ड्राइव ये थी कि आप लग्जरी आइटम की इंपोर्ट को डिस्करेज करें, और वो आपको इंडिकेटर इस बजट के अंदर भी नजर आ रहे होंगे। जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं हो रही, जो चीजें यहाँ नहीं बन सकती, आप उसकी इंपोर्ट के ऊपर तो आप डिस्करेज नहीं कर सकते। लेकिन हम जो लेविश आइटम मंगवाते हैं, लग्जरी आइटम से, उसके ऊपर हम ये चाह रहे हैं कि देखें जहाँ पे आपने अपने मुल्कों में डिसिप्लिन एस्टेब्लिश करना है, वहाँ पे आपको इन पुरतय्यस चीजों को भी अवॉइड करना होगा। हम ये समझते हैं कि वो जो लग्जरी चीजें हैं जिसको डेफर किया जा सकता है, जिसके अल्टरनेट्स आपके पास मौजूद है, उसको आप डेफर कीजिए, आप उसको छोड़िए। जिसके ऊपर आपका बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाता है, फिर ड्यूटीज की मद में पैसा जाता है, तो वो बेसिक गवर्नमेंट की ड्राइव ये है कि उसको डिस्करेज किया जाए, और वो आपको इसमें भी नजर आएगी कि वो डिस्करेजिंग की हमारी जो पॉलिसी है उसके। चले सरदार तनवीर साहब, आपकी इजाजत से एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और फिर कार्टेलाइजेशन की भी बात करते हैं कि कार्टेलाइजेशन बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ गई हुई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक मल्टीप्लायर के उस तरह से इफेक्ट्स नहीं देखने में आ रहे, ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स नहीं देखने में आ रहे। जो आम आदमी है उस तक वो सब्सिडीज का फायदा नहीं पहुंच रहा है, या अदरवाइज जो भी हुकूमत की जानिब से फैसिलिटीज रेंडर्स की जा रही हैं वो उस तरह से बेनिफिट नहीं हो पा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार तनवीर साहब, टैक्स बेस का एक्सपैंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दफा भी देखिए 11.8% के करीब टोटल जीडीपी का टैक्स इकट्ठा हो सका है, तो आप इसकी एक्सपेंशन पे क्यों नहीं जोर दे सके? या आपके पास 3.6 मिलियन ऐसे लोग हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ना उनको एंगेज कर सके, ना ही उनसे किसी किस्म की कोई एक्सट्रैक्ट कर सके टैक्स की मद में कुछ अमाउंट या कलेक्शन अदरवाइज। देखिए शाह साहब, जो कि आप माशियत के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, उसमें यह है कि जो गवर्नमेंट की जो ड्राइव थी फ्रॉम द डे वन, वो टैक्स नेट को इंक्रीज करना था, क्योंकि आपके पास कुछ चारा नहीं है कि आपको टैक्स नेट बढ़ाना होगा अपने मुल्क में। और जब तक आपकी रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर नहीं होंगे, उस वक्त तक आप इंटरनेशनल मॉनिटरिंग इदारों के उससे बाहर नहीं आ सकते। फिर आपको उनके पैकेज फॉलो करने पड़ेंगे, आपको उनसे डिक्टेशंस लेनी पड़ेंगी, वो आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है।
تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چیز ایز اے نیشن ریئلائز کرنی چاہیے کہ ٹوڈے اور ٹمارو ہمیں اپنے ملک کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ جی ہم نے کنٹریبیوٹ ایسے کرنا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا. آج جو آپ کے پاس یہ جو پوٹینشیل آپ گنوا رہے ہیں، شاید اس سے کوئی زیادہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہمارے لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنا ہوگا. لیکن اس وقت جو پریزنٹ حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے کہ جو اس وبا نے جس طرح ہماری معیشت کے اوپر اثر انداز کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم بینگ لوگوں کے لیے ریلیف ہے. اور میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری بزنس کمیونٹی کو، ہمارے دوستوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہ اس کو اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں، لیکن کل ان کو ضرور ٹیکس کے اندر نیٹ میں آنا ہوگا، ٹیکس نیٹ کا وہ حصہ بنیں گے. تو یہ حالات کو اس وقت دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو بریدنگ دی ہے کہ وہ تاکہ اپنی بزنس کو ایکسپینڈ کریں اور امپلائمنٹ جنریٹ کریں. ہم نہیں چاہتے کہ اس وبا سے تو جو لوگوں کے لیے مشکلات ہے، لیکن ان امپلائمنٹ سے لوگوں کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے لوگوں کو ایک گنجائش دی گئی ہے کہ ہماری وہ ڈرائیو رہے گی ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی. آپ ملائیشیا کی مثالیں دیکھتے ہیں، ملائیشیا میں کیسے ہوا تھا، آپ ترکی کی مثالیں دیکھتے ہیں کیسے ہوا تھا. ٹیکس نیٹ کو بڑھائے بغیر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ آپ کو ویلفیئر کر سکتے ہیں، نہ آپ باہر کے کسی پیکج سے باہر نکل سکتے ہیں. لیکن ٹائم بینگ لوگوں کے لیے ایک اپارچونیٹی ہے. ہم انشاءاللہ گریجولی اس کے لیے جاتے رہیں گے. کچھ گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر آپ دیکھیں گے لگژری بڑے گھروں کے اوپر، کچھ اور ایسے ایریاز کے اوپر تھوڑا سا ہم نے سلائٹلی کیا ہے، کوئی زیادہ بڑا نہیں کیا ہے. لیکن وہ ایک ڈرائیو رہے گی کہ جو لوگ لگژری لائف گزارتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملک اور قوم کے لیے کنٹریبیوٹ بھی کریں. اور ہماری ریکویسٹ بھی ان سے یہ ہے کہ یہ ملک ان کا ہے، اپنے ملک کو اگر آگے ہم نے لے کے جانا ہے. ہم باہر کے ملکوں کی بالکل کئی صحیح ہے. مثالیں دیتے ہیں. سردار صاحب یہ فرمائیے گا، دیکھیے جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری پہ لگ رہا ہے گورنمنٹ کا کافی زیادہ فوکس ہے، غیر منافع جو غیر منقولہ جائیداد ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ پروفٹ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا اس کے. بالکل میرا خیال ہے سردار تنویر صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. میرے ساتھ ابھی کون ہے جی؟ پروڈیوسر صاحب بتائیے. عتیق، بالکل صحیح ہے. عتیق میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ٹیکس ریونیو کے حوالے سے کافی زیادہ ٹارگٹ ہائی کیا گیا اور دوسرا بجٹ کے حوالے سے کافی زیادہ ٹیکس مراحت تاجروں کو دی گئی ہیں، لیکن ملے جلے رجحانات سامنے آ رہے ہیں. تاجر اس سے خوش ہیں؟ دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ جو کورونا سے پہلے صورتحال تھی اور پھر کورونا کی وبا کے بعد جو ہم نے حالات دیکھے تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ حکومت کا ریونیو رکا ہوا تھا. پچھلی بجٹ کے بھی اہداف پورے نہیں ہوئے. پچھلے بجٹ کی جو پہلی ششمائی تھی آپ نے دیکھا وہ مالیاتی طور پہ بڑی تباہ کن تھی. دوسری ششمائی میں یعنی جنوری کے بعد سے کورونا کی وبا جب پھیلی تو پھر سارے اہداف بالکل ہی مریا میٹ ہو گئے. تو ہم توقع نہیں کر رہے تھے. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اپنی اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں بھی بہت کچھ دے بھی دیا ہے. صرف ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بعض چیزیں مثال کے طور پہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اور بہت بڑی جو خلا میں بجٹ میں دیکھ رہا ہوں وہ چھوٹے تاجروں اور مڈل کلاس کے جو تاجر ہیں انہیں دوبارہ بحالی کے لیے، کیونکہ 80% تاجر جو ہیں وہ 2 ماہ کے لاک ڈاؤن میں زمین سے آن لگے ہیں، انہیں دوبارہ اٹھانے کی ضرورت تھی. وہ جب اٹھیں گے تو یہ جو آپ نے 4000 سے زیادہ 4900 سے زیادہ غالباً یہ جو ایک محصولات 4963 ارب روپے رکھے گئے ہیں. جی بالکل. تو یہ امید مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک افسانوی ہدف ہے جو مشکل ہے کہ یہ میر صاحب مزید کیا مراد تاجر طبقے کو چاہیے کہ روزگار بھی بہتر ہو سکے، مہنگائی بھی تھوڑی کم ہو سکے. دیکھیں پیٹرول کی وجہ سے جو بہت بڑا ایکسپینڈیچر ہے وہ تاجروں کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے لیے وہ نیچے آیا ہے، لیکن یہ عوام تک پاس آن نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بجلی ایک مین فیکٹر ہے، اس کو سستا ہونا چاہیے. اس طرح پیٹرولیم کی بھی ایک بہت ساری صنعتوں میں بہت ساری کاروبار میں پیٹرولیم کی اہمیت ہے، لیکن کاروبار جب چلتا ہے تو یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے. اب گاڑی آپ کی گیرج میں بند ہے تو کیا چلائیں گے آپ، اس کے پیٹرول کی اس میں کھپت کیا ہے. تو کاروبار کی تحریک ضروری ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بڑا افسوسناک فگر دے رہا ہوں کہ اس وقت تقریباً 80% جو تاجر ہیں وہ اپنی حیثیت سے نیچے آ کر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. لاکھوں ملازمین وہ ملازمتوں سے فارغ ہو چکے ہیں. یہ تو اگر لاک ڈاؤن نہ کھلتا تو ایک بہت بڑا بحران دیکھتے آپ یہ ان امپلائمنٹ کا.
तो बहुत सारे इदारों में डाउन साइजिंग हो रही है। लेकिन अतीक मीर साहब देखिए 800 अरब रुपए अभी भी स्टेट बैंक ने रखे हुए हैं जो ताजरों को कर्जे दिए जाएंगे। इसके अलावा अभी रिसेंटली उन्होंने 491 अरब रुपए का अदरवाइज भी पैकेज दिया है जो अदरवाइज इंटरप्राइजेज काम कर रही थी। 7 लाख के करीब इंटरप्राइजेज को कर्जा जात दिए गए हैं, तो उसकी वजह से तो रिवाइवल काफी ज्यादा देखने में आया है। हुकूमत ने तो फैसिलिटेट किया है बहुत ज्यादा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा कि हुकूमत ने दिया भी बहुत कुछ है। देखिए ये 50 अरब रुपए यूटिलिटीज के लिए मुख्तस किए हैं, 200 अरब तक कर दिया। ये जो 75 अरब का जो फंड था, जो डेली वेजेस के जो लोग हैं या गरीब लोग हैं, इनका भी ये 200 अरब तक चला गया। तो मैं समझता हूँ अपनी बिसात में रहते हुए हुकूमत ने काम तो अच्छा किया, लेकिन इसको एडजस्टमेंट की जरूरत है। मैं तो अपने कबीले की बात करूंगा, जो मेरे लोग हैं उन्हें स्टैंड करेंगे। तो देखिए मिडिल क्लास का बड़ा रोल है, रिटेलर का बड़ा रोल है तिजारत के अंदर, मैशियत के अंदर। आप इन्हें बहाल करें, इन्हें आप कंपनसेट करें, आप इन्हें कर्जे दें या फिर इन्हें आप कर्ज हंसना दें, क्योंकि कम से कम मैं समझता हूँ 2 लाख रुपए उन तबाह होने वाले आप ताजरों और कारोबार को दीजिए जिनके पास इस वक्त बिजली के बिल देने के लिए नहीं है, जिनके पास दुकानों जो 2 माह से किराए दुकानों के लिए दिए हैं। आप ये छोटे ताजरों की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये एसएमईज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। छोटे और दरमियाने दर्जे के। बिल्कुल सही है। जाहिर मैं उनकी नुमाइंदगी करता हूँ, उनके हालात को जानता हूँ, उनकी मैं दुखों को महसूस करता हूँ। बिल्कुल तो सही। मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनके लिए बजट में कुछ भी नहीं है। तो ये अगर हमें हुकूमत समझती है कि ये भी इस मुल्क की मैशियत का हिस्सा हैं और इनसे टैक्स भी लेना है, तो इन्हें टैक्स के काबिल बनाना होगा। जब ये कारोबार के काबिल होंगे तो रेवेन्यू में भी हिस्सेदार बनेंगे। ये लोग हैं, देखिए अभी 10 लाख के करीब लोग नेट में आए भी हैं जो पिछले 1 साल के दौरान। अब इन्हें इनसे टैक्स भी लेना है जो नेट में आने के बाद। वो टैक्स कलेक्शन उस तरह से बड़ी नहीं है। वही जो PMLN की गवर्नमेंट छोड़ के गई थी 100 बिलियन के करीब, वो वैसी की वैसी है। इस दफा भी 100 बिलियन ही रखा गया है टारगेट, और पिछली दफा भी इसी के राउंड अबाउट ही इकट्ठा हो सका था। देखिए पिछले 20 साल में आप मुझे कोई एक बजट बता दें कि जिसके अहदाफ पूरे हुए हों, जिसने रेवेन्यू टारगेट को अचीव किया हो। ऐसा नहीं है। मुल्क की इकोनॉमी तो ये खास तौर पर 2015 के बाद जब कराची में कुछ 2013 के बाद जो अमन बहाल हुआ जी, तो आप देखें 15 में एक अच्छी सेल थी, अच्छा सीजन था, तिजारत उठी थी। उसके बाद तो जैसे कोई सीढ़ियां उतरता है इस तरह तिजारत नीचे आती चली गई। यहाँ तक कि पिछला साल भी यानी गुज़िश्ता से पेवस्ता जो बजट था वो यानी उससे बेहतर था और ये बदतर होता गया। आज चूंकि बदतरीन है तो इसको मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ आपके इस फोरम पर कि हुकूमत इस तरफ जरूर नजर करे, इन्हें बहाल करना है, सिर्फ मदद नहीं देनी है, ये कारोबार चले। क्योंकि इस वक्त देखिए कोरोना ने जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, कारोबार को बंद किया है। एक कारोबार का जवाल पजीर होना, उसका कद घटना, ये इतना फिक्र की बात नहीं है जितना ताले पड़ जाना। कितने लोगों ने किराए की दुकानें खाली की हैं, कितने लोगों को उनके मालिकान ने निकाल दिया है और उन्हें नया किराएदार भी नहीं मिला। तो इससे देखें ये यूनिट्स घटते चले जा रहे हैं, बंद होते चले जा रहे हैं। तो ये किसका नुकसान है? यकीनन ये काम करेंगे तो टैक्स भी। आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट भी कॉम्पनसेशन दी जाए, फिर जो है जो SMEs के रिवाइवल है पॉसिबल हो सकेगा? बेशक ऐसा ही है। अगर इनकी मदद ना की गई, बिल्कुल सही। कारोबार ना चलाएगा। छोटा सा ब्रेक लेना है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दोबारा जब वापस आते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे कि पैकेज बहुत ज्यादा दिया गया है। अभी भी कहा जा रहा है कि गैर मनकूला जो जायदाद है उसको बेचने के अगेंस्ट जो प्रॉफिट मिलेगा उस पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस पर भी बात करते हैं, छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार तनवीर साहब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे आपकी हुकूमत काफी ज्यादा तवज्जो दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा विगुरस आर्गुमेंट मौजूद है कि ये सबसे
अनप्रोडक्टिव सेक्टर होता है जिसमें आपकी जो मनी है या आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस तरह से जनरेट नहीं हो पाती है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल इसी इंडस्ट्री को मुराद दी जा रही है, तो कोई लॉबी काम कर रही है इसके लिए? देखिए शाहिद साहब, मेरा ये ख्याल है कि शायद जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो लोगों की परसेप्शन है वो शायद ठीक ना हो। ये वाहिद शोबा है कि जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो मल्टी मिलियंस के अंदर होती है। और इसके साथ आप ये देखिए कि ये 40 के करीब इंडस्ट्रीज डायरेक्ट डिपेंड करती हैं इसके ऊपर। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी जब होती है, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो 40 इंडस्ट्रीज डायरेक्ट चलती हैं और फिर 20-25 के करीब इनडायरेक्ट इंडस्ट्रीज होती हैं जो इस पर डिपेंड करती हैं। हमारा ये ख्याल है कि ये 50 साल पुराना मुतालबा था इस सेक्टर से वाबस्ता लोगों का, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बड़ा राइट टाइम के अंदर ये फैसला किया कि इस शोबे को पहली दफा सनत का दर्जा दिया है। और आप ये देखेंगे कि इस वक्त जब हालात ऐसे हैं कि आपके कहीं और से आपको रिलीफ नहीं मिल सकता, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आने वाले दिनों में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं ये कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्टिविटी जनरेट होगी तो न सिर्फ लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट इसमें जनरेट होगी, लेकिन इसके साथ आपकी लोकल सनत चलना शुरू हो जाएगी। हमारी लोकल इंडस्ट्री के लिए हमेशा एक चैलेंज होता है स्मगल्ड आइटम जो आते हैं बाहर से, तो हम ये समझते हैं कि मौजूदा हालात में इसको सनत का दर्जा देके तो इसको एक आपकी लोकल सनत के लिए एक अपॉर्चुनिटी खोली गई है कि वो अपनी प्रोडक्शंस करें और उस प्रोडक्शन की खपत हमारे यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर होगी, और उसके बाद जो सरप्लस होगी वो हम अपने नेबरहुड्स के अंदर, हम मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीकन रीजन के अंदर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। चाइना के साथ भी हमारे 313 आइटम्स का हमारा FTA साइन हुआ है, जिसमें से 70-80 आइटम्स को हम रिव्यू करने जा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह चाइना के साथ भी जो हमारा FTA है उस पर भी हम काम करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये कहना, आप ये देखिए कि स्किल और अनस्किल दोनों तरह के लोग इसके अंदर खपत होती है। इसके साथ एक बहुत बड़ा चेन है जो वाबस्ता होता है। तो ये जो लोग कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो शायद ये नहीं देखते कि जिन जगहों पर डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने इसके मुल्क, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए कितना बड़ा रोल प्ले किया, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी, हमारे मुल्क में भी ये कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है ये आगे आने वाले सरदार साहब ये फरमाइए, बिल्कुल आई गॉट इट, बिल्कुल ये फरमाइए। देखिए महंगाई के हवाले से जो हदफ हुकूमत की जानिब से रखा गया है वो 6.5% रखा गया है कि नेक्स्ट ईयर के लिए होगा जो फिस्कल ईयर आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ कार्टेलाइजेशन इतनी ज्यादा है और इतनी वेगुरस है, रोबस्ट है कि उसको ब्रेक डाउन करना बड़ा मुश्किल है इवन हुकूमत के लिए भी। तो आप कोई पॉलिसी ऐसी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ये जो कार्टेलाइजेशन है इसको स्कटल किया जा सके? देखिए बिल्कुल 100%। देखिए जो कैटलाइजेशन है ये एक हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा, ये जो वबा हम ये कोरोना की सूरत में देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो कार्टेल्स बन रहे हैं ये उससे भी बड़ी वबा है। एक तो आप पंजाब के अंदर मैं आपको ये गुजारिश करूं कि जितनी हमारी एग्री बेस्ड जो मार्केट है उसको हम अभी रेगुलराइज करने जा रहे हैं। ये एक दरीना हमारा पेंडिंग इश्यू था, 36 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पंजाब में। हम ये चाह रहे हैं कि जो एग्री बेस्ड मार्केट है वो प्रॉपर गवर्नमेंट गवर्न प्रॉपर मार्केटें हो, चूंकि उससे बहुत ज्यादा हमारी जो सिंध के साथ सप्लाईज है, जो हमारी पंजाब से बलोचिस्तान KP के साथ इवन इन साइड द पंजाब जो है बहुत बड़ा उससे फर्क पड़ता है और फार्मर बड़ा बुरी तरह हट हो रहा है। इसके साथ हम ट्रेसेबिलिटी पे, मैं नेक्स्ट किसी आपके प्रोग्राम में ट्रेसेबिलिटी के हवाले से भी आपसे बात करूंगा। तो ये जो कार्टेल बन रहे हैं, वो सीमेंट सेक्टर के अंदर हो, स्टील में हो, शुगर में हो, वीट के अंदर हो, मैं आपको बताऊं कि वीट के साथ हमारा बड़ा डायरेक्ट वास्ता रहा है, हमारे पास सरप्लस सप्लाईज थी। तो ये कार्टेल्स बन के शुगर का मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि हमारे मुल्क में स्पेशली पंजाब के अंदर जो गन्ना की क्रशिंग है, जो शुगर क्रश आप करने जा रहे होते हैं, अक्टूबर से अप्रैल तक का टाइम है, और जब शुगर क्रशिंग चल रही है उस वक्त प्राइसेस कैसे बढ़ सकती है, उस वक्त सप्लाईज कैसे। तो ये कार्टेल्स बिल्कुल 100% गवर्नमेंट इसके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब सिंक्रनाइज है। गवर्नमेंट को ये रियलाइजेशन है कि जी ये कार्टेल्स हमने तोड़ने हैं, और हमें हर एतबार से मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को, हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ के इसके लिए आवाज भी बुलंद करनी होगी, और हम इंशाल्लाह इसको डिस्करेज करेंगे। क्योंकि अगर आम आदमी को हमने रिलीफ देना है तो कार्टेल के थ्रू ये चीजें पॉसिबल नहीं, हमें इसको ब्रेक करना होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। सरदार अब अतीक मीर साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत की जानिब से ये दावा भी सामने आता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से काफी सारे इकदाम किए हैं और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी उन्होंने खासी कम की है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? कुछ ऐसा नजर आता है? मेरा ख्याल है ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है, अच्छा सोचना भी अच्छी बात है, नेक शगुन पैदा करना कोई बुराई नहीं है।
हुकूमत ने जिस तरीके से बजट के अहदाफ रखे हैं वैसी ये भी एक बात है। अल्लाह करे, मैं तो देखिए समझता हूँ कि मुल्क शदीद तरीन बहरान का शिकार है, बिफोर कोरोना, ड्यूरिंग द कोरोना, उसके बाद आफ्टर कोरोना, अजाब ही अजाब है, आगे पीछे मायूसी के धुएं हैं। तो बारकैफ मैं समझता हूँ कि अब तनकीद बड़ा तनकीद भी क्या करना है, हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम से, स्टेक होल्डर से, माहिरीन से मशवरे करे और उसके बाद आगे बढ़े। बाकी कुछ सियासी अहदाफ होते हैं जो माजी में भी हुकूमतें पेश करती रहती हैं, जो उन्हें भी पता होता है हम झूठ बोल रहे हैं और ये पूरे नहीं होंगे। वो अवाम को खुश करने के लिए मुखालफीन का मुंह बंद एक और भी बहुत अहम प्रपोजल सामने आया है टैक्स बेस को इंक्रीज करने के लिए, वो ये आया है कि बिजली के बिल के जो अखराजात हैं उससे गेज किया जाए कि कितना टैक्स बनता है। तो ये प्रपोजल आप समझते हैं वैलिड है? ये प्रपोजल जो है इम्प्लीमेंट हो सकता है? नहीं, ये गलत तखमीना आएगा, इसलिए कि बिजली के बिल, बिजली किसी भी घर की, मैं हूं या आप हैं, सब हर महीने दिल कांपता है जब आप एसी चलाते हैं, जब आप, और एसी अब तय्युश नहीं है जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं। तो इसलिए अगर मैं समझता हूं कि बिजली के बिलों को बुनियाद बनाया जाएगा तो लोग तो पेट काट के भी एसी चलाते हैं, इतनी गर्मी होती है, तो इसलिए इसको बुनियाद बनाना कतई गलत है। इसी तरह कारोबारी, ये कारोबारी हजरात के लिए, ये डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसके अखराजात घर के भी तो हैं, किसी भी ताजिर के। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ब्रीफ सा कमेंट करते हैं। देखें, हमने देखा है कि 82% जो टैक्स है वो 300 कंपनीज देती हैं पाकिस्तान में, तो जो छोटा ताजिर है या एसएमईज जो है वो उनका कंट्रीब्यूशन टैक्स में बड़ा कम होता है। तो इसको भी पुश करने की जरूरत है कि ताजिरों को कन्विंस किया जाए कि वो कम से कम टैक्स नेट में तो आए, टैक्स तो देना चाहिए उनको। जब भी कभी ये टैक्स के मामला सुलझने लगते हैं, बेहतरी की तरफ गामजन होते हैं, मैं देखता हूँ ब्यूरोक्रेसी दूध में इस तरह मेघनिया डालती है कि एक, आप देखें अभी क्या जरूरत थी ये 1 लाख का ये शनाख्ती कार्ड की शर्त को फिर जिंदा करने की। इसी तरह बैंकों में विदहोल्डिंग टैक्स 50,000 की विड्रॉ करवाने पे, तो इस तरह की चीजें जानबूझ के छेड़ी जाती है, जिसमें जब भी कभी देखें तफ्तीश की शक्ल नजर आएगी आपकी किसी भी। लेकिन अतीक मीर साहब, वो एक्सटेंड हो गई हुई है रकम की लिमिट। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। सरदार तनवीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।